हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर सीज फायर के बाद भी हमला, ईरान का कुवैत में अटैक। ट्रंप ने आज 2 हफ्ते जंग रोकने का ऐलान किया था। ईरान में सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के लवन आइलैंड की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। लोकल समय के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इस बीच कुवैत ने भी दावा किया है कि सीज फायर के बावजूद ईरान की ओर से ड्रोन हमला किया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी के मुताबिक सुबह से अब तक 28 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट यानी मार गिराए गए हैं। अल ओतैबी के मुताबिक कुछ ड्रोन देश के दक्षिणी हिस्से तक पहुंचे हैं और अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में तेल के बड़े प्लांट, बिजली घर और पानी की डिसैलिनेशन प्लांट शामिल हैं। इनसे जुड़ी हुई सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 दिन बाद 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि यह फैसला पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। यूपी बोर्ड में 2026-27 से एनसीईआरटी किताबें लागू, कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी सस्ती दरों पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने शैक्षिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया है। ये पुस्तकें प्रदेश के सभी राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सचिव कार्यालय से जारी आदेश के बाद लिया गया। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 2021 के तहत परिषद को पठन पाठन सामग्री के निर्माण और प्रकाशन का अधिकार प्राप्त है। यूपी में अनधिकृत स्कूल कोचिंग पर सख्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर अब 18 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान, दोषियों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अब अनधिकृत स्कूलों और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सभी जिलों में 6 से 18 अप्रैल तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों और कोचिंगों पर शिकंजा कसा जाएगा। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की जनहित याचिका संख्या 542/2024 से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना वैधानिक मान्यता के स्कूल कोचिंग चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। परिषद के सचिव ने 5 अप्रैल पत्र जारी कर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान को सख्ती से चलाएं और बिना मान्यता वाले स्कूल कोचिंग पर कार्रवाई करें। बिहार में 15 अप्रैल तक बन सकती है नई सरकार, दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे, 14 को इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला सेट होता दिख रहा है। मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे और दोपहर 3:20 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से वो रवाना होंगे। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो इसके बाद 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना लौटेंगे। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन सकती है। जो भक्त नहीं वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा? सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, ऐसी अपील पर सुनवाई क्यों हो? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं हैं, वे केरल के सबरीमाला की परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर 7 सवाल तय किए हैं और इसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समूह से संबंधित नहीं है, उस धार्मिक संप्रदाय या समूह की किसी प्रथा को जनहित याचिका यानी PIL के माध्यम से चुनौती दे सकता है। जस्टिस BV नागरत्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सबरीमाला याचिका मामले में याचिकाकर्ता कौन थे? मूल याचिकाकर्ता भक्त नहीं थे, फिर किसी भी भक्त ने इस प्रथा को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख नहीं किया, तो फिर यह रीट याचिकाकर्ता कौन है जो इसे चुनौती दे रहे हैं? कच्चा तेल 15% सस्ता होकर $94.27 पर आया। वजह अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर।
पेट्रोल डीजल सस्ते होने की उम्मीद। ईरान इजराइल के 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल 15% सस्ता हो गया है। 8 अप्रैल को दाम करीब $15 गिरकर $94.27 प्रति बैरल पर आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6 साल में एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट है। एक दिन पहले क्रूड ऑयल की कीमत $109.27 प्रति बैरल थी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था। जंग के दौरान दाम बढ़कर $120 प्रति बैरल पहुंच गए थे। रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी। 2025 में 4 बार में 1.25% की कटौती। नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 8 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी है। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। चांदी 13,000 रुपये बढ़कर 2,44,000 रुपये पर पहुंची। सोना 4,000 रुपये महंगा हुआ। इस साल 19,000 दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बाद सोने और चांदी में 8 अप्रैल को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले 7 अप्रैल को इसकी कीमत 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रुपये बढ़कर 2,44,000 रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 2,31,000 रुपये प्रति किलो थी। दावा, अमेरिका ने पाकिस्तानी पीएम को जंग रोकने का पोस्ट भेजा। ड्राफ्ट मैसेज लिखे होने पर सवाल। यूजर बोले, ट्रंप की गुलामी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये पोस्ट अमेरिका ईरान सीज फायर से जुड़ा हुआ था और सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम का मैसेज दिखने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मैसेज पहले से तैयार एक ड्राफ्ट था। कुछ यूजर्स ने इसे व्हाइट हाउस से जुड़े हुए निर्देश जैसा बताया, जबकि कुछ ने कहा कि ट्रंप पाकिस्तान की नीति को कंट्रोल कर रहे हैं। ये उनकी गुलामी करने जैसा है। हालांकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। राजस्थान की रिफाइनरी से नहीं निकलेगा कचरा, सबसे आधुनिक भी। पीएम 21 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। 79,000 करोड़ में बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ समेत पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग मायने हैं। बता दें कि प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स व सहायक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जनवरी से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन यानी कच्चे तेल का प्रसंस्करण की तैयारी शुरू कर दी गई थी और इसमें जल्द कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। दिवाली से पहले एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम ने कैबिनेट बैठक में दिए संकेत। गोवा उत्तराखंड मॉडल की स्टडी करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि यूसीसी का अध्ययन करें, इसे राज्य में लागू करना है। इस संकेत के बाद गृह विभाग में प्रक्रिया तेज हो गई है, क्योंकि यूसीसी बिल तैयार करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और इसी साल दिवाली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले गोवा और उत्तराखंड में कुछ समय पहले लागू किए गए यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के लिए व्यवहारिक और संतुलित मॉडल तैयार किया जा सके। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा का शक्तिमान, स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार, 400 साल की बिजली गारंटी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने दुनिया के विकसित देशों को चौंका दिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब कमर्शियल उत्पादन के लिए तैयार है। इसे बनाने में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों ने कल पुर्जे बनाए हैं। इस वजह से भारत पर किसी भी तरह के विदेशी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा।
11 साल बाद जेल से बाहर आएगा रामपाल। देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से जमानत। हिसार के सतलोक आश्रम में 6 लोगों की जानें गई थी। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या व अन्य धाराओं में दर्ज केस में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। रामपाल 11 साल 4 महीने और 20 दिन से जेल हिसार सेंट्रल जेल में 2 में बंद है और वो जेल से अब बाहर आएगा। हिसार सेंट्रल जेल 2 के सुपरिटेंडेंट उमेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के जमानत ऑर्डर संबंधित कोर्ट में जाएंगे। इसके बाद वहां बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ऑर्डर जेल आएंगे और फिर रामपाल को जेल से रिलीज किया जाएगा। बीजेपी का आरोप। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर पीड़िता की मां से बदसलूकी। प्रचार के दौरान हमले की कोशिश। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। पश्चिम बंगाल की पानीहाटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। रत्ना कोलकाता मर्डर केस मामले की पीड़िता हैं और उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान टीएमसी के गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरे साथ आए कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कुछ महिलाएं जय बांग्ला के नारे लगाते हुए विरोध करने लगी और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों को खारिज किया है। इधर सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा। भाजपा ने इसी सीट से शुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा शुवेंदु नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को यहां से हराया था। इस साल मानसून में 6% कम बारिश का अनुमान। स्काईमेट ने कहा एमपी, राजस्थान और पंजाब हरियाणा में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर डे इस साल के मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक बारिश सामान्य से 6% कम रह सकती है। जून से सितंबर तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत 868.6 किलोमीटर है। सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90 से 95% के बीच रहेगी। एजेंसी ने 94% बारिश का अनुमान दिया है। जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन जुलाई में गिरावट शुरू होकर अगस्त और सितंबर में मानसून कमजोर पड़ेगा। खास करके अगस्त सितंबर में बारिश की कमी ज्यादा रहने के संकेत हैं। खड़गे ने गुजरातियों पर दिए गए बयान पर खेद जताया। केरलम में गुजरातियों को अनपढ़ कहा था। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों से जुड़े विवादित बयान पर खेद जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरे बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। मैं शब्दों पर खेद व्यक्त करता हूं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खड़गे ने केरल के इडुक्की में कहा था कि राज्य के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, जबकि गुजरात और कुछ अन्य जगहों के लोग अनपढ़ हैं। उधर गुजराती समुदाय के लोगों ने खड़गे के बयान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। खड़गे के खिलाफ नारेबाजी और माफी मांगने की अपील की। टीएमसी का आरोप। चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया। एसआईआर पर आपत्ति जताने गए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा इस बार बंगाल में चुनाव भयमुक्त होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा। डेरेक ने कहा कि हमने एसआईआर के मुद्दे पर समय मांगा था, लेकिन मीटिंग के दौरान हमारे साथ खराब व्यवहार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक सुबह 10:02 से शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक डेरेक ओब्रायन ने सीईसी को बोलने से रोका और धमकी दी। वह कोई बात नहीं सुन रहे थे। उधर विपक्षी दलों ने शाम के 4:45 पर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूपीटी, सीपीआईएम और सीपीआई के नेता शामिल होंगे। आज का सुविचार। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।